किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, अभी अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और पूरी दुनिया जानती है कृष्ण और पशुओं का संबंध, किस तरीके से वो गोपालन करते थे और कैसे उन्होंने गायों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाया अपने अगाध प्रेम के ज़रिए। तो जो पशुपालन की परंपरा है वो हमारे किसान भाइयों के लिए परंपरागत रूप से बरसों बरस से चली आ रही है, हम कहें पुरातन समय से चली आ रही है। हर किसान जो है अपनी खेती के साथ साथ पशु पालता चला आ रहा है। वक्त बदल गया है, अब थोड़ा सा कृषि यंत्रीकरण की तरफ हम बढ़ गए हैं और जब यंत्र आ गए हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, शक्ति चलित यंत्र आ गए हैं, तो निश्चित रूप से हमने बैलों को और गायों को दरकिनार कर दिया है और इसीलिए हमें दिखाई देती हैं सड़कों पर बैठी हुई गायें, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन फिर भी अगर हम पशुपालन को व्यावसायिक रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक बहुत बेहतर विकल्प है खेती के साथ साथ अधिक आमदनी के लिए। लीजिए आज इसी विषय पर हम बात करें, पशुपालन का महत्व और संभावनाएं। इस विषय में जानकारी के लिए आज हमारे साथ मेहमान विशेषज्ञ हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बल्कि हम कहेंगे, जबलपुर से आए हुए डॉक्टर अनिल शिंदे साहब। कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर अनिल। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कि हमने कहा कि पशुओं का और मनुष्यों का और विशेष रूप से किसानों का बिल्कुल। आज का नहीं जन्म जन्मांतर का संबंध है। लेकिन आज जब हम हर चीज़ में देखते हैं कि इससे कैसे ज़्यादा अच्छी कमाई हो सकती है, तो ये संबंध ज़्यादा मधुर हो जाते हैं। हम भी जानना चाहेंगे कि पशुपालन को किस तरीके से किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर है और खेती की अगर बात करें तो कभी पानी की बड़ी समस्या रहती है, कभी बारिश ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। इसके लिए हमको उसके साथ साथ सहायक व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि आपने बताया, पशुपालन हम पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं। हमारे जो कृषक है, एक दो पशु पालते हैं, उनका दूध निकाल के अपने खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं या आसपास में बेच देते हैं। लेकिन जब हम व्यावसायिक पशुपालन की बात करते हैं, अगर हमको अपनी आय बढ़ानी है, आय दुगनी करनी है, तो हमको व्यावसायिक तरीके से पशुपालन करना पड़ेगा और इसके लिए हमको वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करना होगा। और पशुपालन की बात करते हैं तो उसमें है गाय पालन है, भैंस पालन है, अगर मांस के लिए बात करते हैं तो बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, साथ में आजकल सूअर पालन भी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। तो ऐसे व्यवसाय हमारे किसान भाई कर सकते हैं। साथ साथ में जो इनके सह उत्पाद है, दूध है, घी है, ये बनाना या फिर इनका मूल्य संवर्धन करके भी इसका विक्रय करके जो किसान भाई है ये व्यवसाय करके एक अच्छी आय मिला सकते हैं। और डॉक्टर साहब, बड़ी बात यह है कि बकरी पालन जिसे सिर्फ मांस उत्पादन के लिए ऐसा माना जाता था कि ये इसी के लिए है, लेकिन आज बकरी का दूध जो है वो गाय के दूध से ज़्यादा महंगा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ठीक तरीके से बकरी पालन करेंगे तो हम उसका डबल ट्रिपल फ़ायदा ले सकते हैं और बकरी पालन जैसे व्यवसाय तो बहुत कम लागत में भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि पशुपालन जो है, विशेष रूप से किसान जो खेती के साथ साथ इसको अपनाते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान ही हो चुका है। तो शुरुआत करें कि कैसे हम इसको लाभकारी बनाएं। जैसे कि नस्ल का चुनाव है, कौन से ऐसे पशुओं का हम चयन करें जिनसे हम उम्मीद करें कि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। अगर मांस के लिए होते हैं तो वो ज़्यादा मांस हमको दे देंगे, अगर शक्ति के लिए होते हैं तो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस विषय पर हम आपसे जवाब चाहेंगे, लेकिन हम अपने किसान भाइयों को बता दें कि ये फ़ोन इन कार्यक्रम है, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़िए और फ़ोन नंबर आपको पता ही है, लेकिन एक बार हम फिर से बता देते हैं। फ़ोन कीजिएगा और अपने प्रश्नों के जवाब अभी हाल ही पाइएगा। फ़ोन नंबर है 1800-233-0040 और भोपाल का कोड है 0755। इसके आगे लगाइए 266-0049। इन फ़ोन्स के ज़रिए आप अपने अनुभव हमसे बांटिए और हमको कोई भी आपको परेशानी आ रही है तो ज़रूर बताइए। डॉक्टर शिंदे आज उसका समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं ही। तो डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि किन नस्लों का पशुओं में चयन करें जिससे कि हमें
ज़्यादा फ़ायदा मिल सके? अगर हम नस्ल के चयन की बात करते हैं तो हमको उच्चतम नस्ल का चयन करना चाहिए। अगर गाय पालन की बात है तो हमको दूधार अगर हम दूध के लिए गाय पालन कर रहे हैं तो हमको ऐसी गायों का चयन करना चाहिए जो कि अच्छी दुधारू हो, अच्छी दूध देने वाली हो, जैसे कि साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, थारपारकर है। और अगर हम भैंस की बात करते हैं तो मुर्रा है, जाफराबादी है, सुरती है, महसाना है, तो इनका भैंस का चयन अपन दूध उत्पादन के लिए कर सकते हैं। और अगर बकरी पालन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की उस्मानाबादी है, फिर सिरोही है, जमुनापारी है, ऐसे बकरियों का चयन भी अपन दूध या साथ साथ में मांस उत्पादन के लिए कर सकते हैं। और अगर हम मुर्गियों की बात करते हैं तो मुर्गियों को मांस के लिए और अंडे के लिए अपने मध्य प्रदेश की ही जो मुर्गी है कड़कनाथ, जिसको काला महसी कहा जाता है, उसका भी चयन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में नानाजी देशमुख जो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, उनके अंतर्गत जो एक नर्मदा निधि नाम की मुर्गी विकसित हुई है, इसका भी चयन किसान भाई कर सकते हैं, जो कि कम समय में अच्छा वजन लेके अच्छे अंडा उत्पादन भी इससे अपन कर सकते हैं। ये तो अपना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का उत्पाद है, तो ज़रूर हम इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। किस तरह की मुर्गी है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये नर्मदा निधि नस्ल है जो कि बहुरंगी है। अच्छा। इसमें मल्टी कलर्स रहते हैं और जो कि इसका अंडा उत्पादन है 180 से 200 अंडे ये एक साल में देती है। और साथ ही साथ में इसका वज़न भी 3 माह में 1200 से 1500 ग्राम तक हो जाता है, जो कि किसान भाई 3 माह में इसको मांस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे 5-6 माह के बाद में इससे अंडा उत्पादन भी ले सकते हैं। और ये अपने मध्य प्रदेश में विकसित की गई है, इसलिए वो रोग प्रतिरोधक शक्ति से भरपूर है और अपने यहाँ के जो वातावरण है उसके अनुकूल बनाई गई नस्ल है। तो किसान भाई निश्चित रूप से इसके चूजे भी अगर 180 से 200 अंडे देती है तो ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहलाएगी, क्योंकि अच्छी खासी आमदनी किसान भाइयों को इससे हो सकती है। और निश्चित रूप से ऐसी ही किस्मों की हमको ज़रूरत है। आपने गाय, भैंस, बकरी सभी की अच्छी नस्लें बता दी, लेकिन डॉक्टर साहब आम धारणा है कि अगर हमें अच्छी नस्ल चाहिए तो फिर हमें अच्छी उसकी खिलाई करना पड़ेगी, देख रेख उसकी अच्छे से करना पड़ेगी। तो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा विशेष उनको आहार दिया जाए कि वो खुश होकर अच्छा हमको उत्पादन दे दें। देखिए, अच्छा उत्पादन के साथ अच्छा आहार देना जरूरी होता है उत्पादन के लिए। तो और अगर हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर खर्चा पशुपालन पे आता है 60 से 70%, तो उनकी आहार व्यवस्था पर आता है। पशुओं को संतुलित आहार देना आवश्यक होता है, जिसमें कि हरे चारे के साथ सूखा चारा एवं दाना मिश्रण भी देना आवश्यक होता है। और अगर हम सूखे चारे की बात करते हैं तो एक गाय भैंस को 6 से 7 किलो सूखा चारा, और अगर हम हरे चारे की बात करते हैं, अगर गाय गर्भावधि में है या गाय भैंस गाभिन है तो उनको 20 से 25 किलो हरे चारे की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, एवं अगर गाभिन नहीं है तो 15 से 20 किलो हरे चारे की आवश्यकता होती है। और अगर हम संतुलित आहार या दाना मिश्रण की बात करते हैं तो एक गाय को या एक भैंस को शरीर रक्षण के लिए 2 किलो दाना मिश्रण, और अगर वो दूध दे रही है तो गाय को प्रति लीटर 400 ग्राम दाना मिश्रण, यानी कि अगर 5 लीटर दूध दे रही है तो उसको 2 किलोग्राम दाना मिश्रण, यानी कि शरीर रक्षण के लिए 2 किलो और 5 लीटर मिल्क के दूध के लिए 2 किलो, यानी कि 4 किलो दाना मिश्रण एक गाय को आवश्यक होता है अगर वो 5 मतलब अच्छे से खाली हरा चारा है, सूखा चारा से काम नहीं चलेगा भैया, कुछ माल टाल भी खिलाओ उनको। और उनका माल टाल तो बहुत साधारण सा है, दाने ही हैं जो हमको आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं या बाजार से भी तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बरसात का समय है अभी, तो खूब जम के हरा चारा आ रहा है, तो ऐसे में किसान भाई एक बड़ी गलती कर जाते हैं कि खूब हरा चारा खिलाते हैं और उस वक्त तो ध्यान ही नहीं देते कि दाना खिलाया जाए। आपकी क्या राय है उनके लिए? नहीं, अब देखिए, हरा चारा खिलाना चाहिए पशुओं को, पर साथ साथ में ज़्यादा हरा चारा भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अफरा होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो हरे चारे के साथ सूखा चारा मिला के देना चाहिए। आजकल अगर अपन बात करते हैं हरे चारे की, तो आजकल किसान जो है हरे चारे के एक मात्रा के साथ हरा चारे का संग्रहण कर रहे हैं, जो कि साइलेज बना के पशुओं को खिला रहे हैं, कि जो कि अच्छा उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, साइलेज पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, और इस विराम के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पुनः स्वागत। किसान भाई देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन, और आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनिल शिंदे साहब से, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं। आए हैं आप नानाजी देशमुख कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय से, जबलपुर से आप पधारे हैं। और डॉक्टर साहब से हमने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि ये साइलेज क्या होता है। डॉक्टर साहब साइलेज के लाभ भी बताएं और साइलेज कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, साइलेज हम जो बात करते हैं कि हरा चारे का अचार, आजकल क्या है कि वर्ष भर हरा चारा उत्पादन नहीं हो पाता है पानी की कमी के कारण। इसलिए जो किसान भाई है, हरे चारे की जो पोषक तत्व है उनका संरक्षण कर सकते हैं उसका साइलेज बनाकर। तो साइलेज जो है वो जो हरी घासें हैं, जवार है, मक्का, बाजरा है, या फिर हरी घासें है अपनी जो हाइब्रिड नेपियर है, CO4 है, या फिर अपनी दलहनी फसलें हैं, इनसे साइलेज बनाया जा सकता है। तो और सबसे अच्छा साइलेज अगर बनता है तो वो मक्का का बनाया जाता है। और इसके लिए बनाने की विधि जो है, इसमें मक्का को पहले दानी दुरिया अवस्था में या फिर 50% फूल आने की अवस्था में काटा जाता है और उसको ज़मीन पर सुखाया जाता है, ताकि उसकी नमी जो है 65 से 70% तक ला सकते हैं। उसके बाद में उसको चाप कटर से बारीक किया जाता है, 2 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़े किए जाते हैं, और उसको एक गड्ढा बना के, गड्ढे में पॉलीथीन बिछा के उसके ऊपर वो सारा जो कटा हुआ मक्का है उसमें भरा जाता है, और उसको पूरा पन्नी से या पॉलीथीन से बंद किया जाता है, जिससे कि वह पूरा हवा रहित रहे। और इसके बंद करने के बाद में 85 से 90 दिन के बाद उसको अपन निकालते हैं और एक तरफ से निकाल के पशु को खिलाते हैं। तो मतलब संरक्षित करना चारे को, और इस तरह से करना है कि अगले 3, 4, 5 महीनों में हम उसको उसी चारे के गुण वाला स्वाददार भोजन दे सकें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये साइलेज की आपने बात कही। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि हाइब्रिड जानवर हैं या बाहर से आई हुई नस्लें हैं, तो उनको अच्छी सुविधाएं तो ज़रूरी होती हैं, मेहमान हैं हमारे। बिल्कुल। लेकिन हम अपने लिए तो बहुत अच्छा घर बनाते हैं, और उन पशुओं को रखते हैं कीचड़ भरी जगह पे, नमी वाली जगह पे, मच्छर वाली जगह पे। कितना उचित है ये? देखिए, अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो उनसे अच्छा उत्पादन लेना है तो उनके लिए अच्छा आवास देना भी आवश्यक होता है। और हम सस्ते में अच्छा आवास कैसे बना सकते हैं कि जिसका मुख्य उद्देश्य हो गर्मी में धूप से बचाव, बारिश में पानी से बचाव, या सर्दियों में ठंड से बचाव। ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम उनके लिए आवास बना सकते हैं कि जो जगह है समतल होनी चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, जो साइड की दीवार है 8 से 10 फीट होनी चाहिए, या जो मध्य की ऊंचाई है शेड की वो 12 से 14 फीट की होनी चाहिए। और डॉक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यह है कि उनका जो मल मूत्र है उसकी निकासी ठीक तरीके से हो पाए, उसकी नाली बीच में बनी होनी चाहिए। और आजकल क्या है कि खुला बाड़ा पद्धति बहुत प्रचलित हो रही है जी। और मैं किसान भाई को यह बताना चाहूँगा कि खुला बाड़ा पद्धति है, ये ऐसी पद्धति की जिसमें से पाया गया है रिसर्च में कि 10 से 15% इसमें दूध उत्पादन बढ़ा हुआ पाया मिला है। अच्छा। इसमें क्या करते हैं कि इसमें 20 से 30% जो जगह है उसमें शेड बनाया जाता है, और बाकी के 60 से 70% जगह पर खुला बाड़ा बनाया जाता है फेंसिंग करके, तो जिसमें पशु अपने मन से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, और उसी में चारा और पानी की व्यवस्था करते हैं, कि जिसमें मेहनत भी कम लगती है, लागत भी कम लगती है, और पशु अपने मन के जैसा व्यवहार भी कर सकते हैं। इसके ये खास बात यह है कि पशुओं में इसमें व्यायाम मिलता है, घूम फिर सकते हैं, तो वो बीमारियां कम आती है। साथ ही साथ में इसमें मेहनत कम लगती है, और ऐसे देखा गया है कि उत्पादन भी ज़्यादा मिला है इसमें। तो सबसे ज़रूरी तो यह है कि स्वच्छ वातावरण हो, हवादार वातावरण हो, और परजीवियों से और कीड़ों मकोड़ों से थोड़ा सा वंचित हो, उससे सुरक्षित रहे। डॉक्टर साहब, एक कहावत है, हालांकि लोग हंसी में कहते हैं कि भरोसे की भैंस ही पाड़ा जनती है, लेकिन पशुओं में प्रजनन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको एक स्वस्थ पशु मिल सके, एक अगली संतति उसको अच्छे से मिल सके,
और उसी से दूध उत्पादन भी काफ़ी निर्भर करता है। तो इस विषय में पशु प्रजनन के बारे में हम आपसे विस्तृत जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, जब भी हम प्रजनन की बात करते हैं तो हमको जो पशु के मतकाल के आने की स्थिति, मतकाल के आने का दिन मतलब या फिर गर्भाधान का हाँ जी, तिथि, ये सब हमको उसका नोट करना चाहिए, अच्छा, जो कि हमको आगे चल के दिखाई दे कि हमके जो हमारी भैंस है या गाय है कब ब्याने वाली है, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और जब मतकाल आने के बाद में उसको 12 से 24 घंटे के अंदर उसका गर्भाधान करना चाहिए। और गर्भाधान भी उच्चतम नस्ल के जो सांड है उनसे करना चाहिए, जो मेनली के कृत्रिम गर्भाधान अपन कह सकते हैं कि जिससे शारीरिक बीमारियां दूर रहेगी और जिसका कि पूरा संशोधन हुआ होता है। और साथ ही साथ में मतकाल का गर्भाधान करने के बाद में गर्भधारणा हुई कि नहीं, इसकी भी जांच पशुपालकों को जो है पशु चिकित्सक को से परामर्श से करनी चाहिए कि जो अपना पशु है उसकी गर्भधारणा हुई है कि नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि 2-3 महीने हो जाते हैं, किसानों को लगता है कि मतलब अपने जो पशु है गाभिन है, और फिर 3-4 महीने बाद पता चलता है कि ये पशु गाभिन नहीं, तो उसमें उनका बहुत सारा नुकसान इसमें पशुपालकों का हो जाता है। इसलिए गर्भधारणा की जांच भी करनी चाहिए। उसके बाद में जो पशु गाभिन है उनको संतुलित आहार देना चाहिए, खास तौर पर जो कि खनिज लवण मिश्रण है, कैल्शियम है, उसका भी संतुलित आहार है, ये सब पशुओं को देना चाहिए। हमें लगता है डॉक्टर साहब कि हमारे किसान भाई इतने ध्यान से बात हमारी सुन पा रहे हैं कि वो फ़ोन करना भी भूल गए हैं, लेकिन फ़ोन कर आप अपनी समस्या रखना चाहें तो ज़रूर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, प्रजनन के बारे में आपने बात कही कि स्वस्थ पशुओं के लिए हमें गर्भावस्था से लेके बल्कि उससे पूर्व से बातें, गर्मी पे आने से लेके प्रजनन काल तक सब कुछ ध्यान रखना है। छोटे छोटे बच्चों की, नवजात शिशुओं की हमको देखभाल करना है, ये बातें तो ज़रूरी हैं। लेकिन बचपन से ही अगर हमने टीकाकरण पर ध्यान नहीं दिया, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, तो एक बड़ी चूक हमसे हो सकती है और हम नुकसान में आगे रहेंगे। क्या सावधानियां रखें, कैसे टीकाकरण का महत्व कितना है पशुपालन में? जैसे सही कहा आपने, जैसे कि उपचार से भला है बचाव जी, कि मतलब अगर हम उपचार करने के पहले बचाव पशुओं का करें उस संक्रामक रोगों से, तो वो हम टीकाकरण से कर सकते हैं। अगर हम टीकाकरण की बात करते हैं तो कुछ संक्रामक रोग है, जैसे मुंह पका है, गलघोटू है, लंगड़ी बुखार है, फिर ब्रुसोलोसिस है, तो इन बीमारियों को टीके लगाए जाते हैं। जो मुंह पका खुरपका है, इसका जो शुरुआती तौर का जो टीका है पहले 4 माह में लगाया जाता है। फिर इसका जो बूस्टर डोज है, अगला जो डोज है, ये 6 माह के अंतराल से साल में 2 बार इसके टीके लगाए जाते हैं। मार्च और सितंबर में टीके लगाए जाते हैं। इसके बाद में जो गलघोटू और लंगड़ी बुखार है, इनके भी जो टीके हैं, पहला टीका जो 6 माह में लगाया जाता है और फिर इसके बारिश आने के पहले साल में 1 बार टीका लगाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न लेते हैं। हमारे एक किसान भाई खरगोन के जगराम जी, लीजिए, उनसे हम बात करने वाले थे कि संपर्क टूट गया है। बरसात का मौसम है, कई बार हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस तरीके कई सारे टीके हैं और ये टीके अगर वैसे तो गांव में हमारे जो पशु चिकित्सा सहायक में पहुंचते हैं, लेकिन अगर वो नहीं पहुंचते तो क्या हमें पशु चिकित्सालय में जाकर लगवाना चाहिए? बिल्कुल, ये टीके पशु चिकित्सालय में मुफ्त में मिलते हैं। अगर पशु चिकित्सक अपने यहाँ पे नहीं आते हैं तो ये टीके पशु चिकित्सालय में जाके ज़रूर लगवाए, क्योंकि टीकाकरण करने से वो संक्रामक बीमारी से पशु अपने दूर रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने संक्रामक बीमारी की बात कही है। एक बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी अभी कई सालों बाद लौटी है, लंपी डिसीज़ के नाम से किसान भाई उसे जानते हैं। तो लंपी डिसीज़ से बचाव और उपचार के लिए क्या हो सकता है? देखिए, जो मेन लंपी डिसीज़ के जो लक्षण हैं, जो कि शरीर पे गठान आती है, एक पैर में या सारे पैरों में सूजन आ जाती है, उसमें बुखार आ जाता है, तो उसमें अगर बचाव की बात करते हैं तो ये मुख्यतः जो बीमारी है, जो किलनी है, मक्खी है, मच्छर है, इनसे फैलती है। तो हमको इसके लिए अपने जो बाड़ा है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जो कि परजीवी नाशक दवाई पशु पे इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे कि उसमें कोई परजीवी ना रहे। साथ ही साथ में जो उनकी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बढ़ाए रखनी है और बढ़ाए रखनी है, तो ये इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। और साथ में अगर नीम के पत्ते हैं उसका धुआं भी अपन अपने शेड में कर सकते हैं कि जिसमें जो अपना बाड़ा है वो साफ़ सुथरा रहे, ये कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें चेत जाना चाहिए, बुखार आ रहा है तो बुखार का उपचार करें, लक्षणात्मक उपचार करना चाहिए। जब बुखार है तो बुखार की दवाई पिलानी चाहिए, वो भी पशु चिकित्सक के सलाह अनुसार। अगर उसमें गठान है, फोड़े आए हुए हैं, तो उसमें एंटीहिस्टामिनिक दवाई आए, फिर एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन ये सब पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संक्रामक रोगों चाहे ये लंपी हो या कोई अन्य कोई हो, अन्य बीमारी एफएम हो। डिसीज़ हो, कि पशुओं को अलग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर साथ साथ खड़े रहने दिया तो इससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से बिल्कुल। दिए जैसे चलता है वो गलत उदाहरण होगा, बीमार से बीमारी बढ़ती है। बिल्कुल, इसमें जो संक्रमित पशु है, इनको जो अच्छे पशु है उनसे अलग करना चाहिए और उनका अलग से उपचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दूध भी ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा है उसका, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। पशुओं को उनके बछड़े पी लें या किसी तरह से निकाल के अलग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये हमें भी नुकसान कर जाएं। डॉक्टर साहब, कुछ परजीवी होते हैं जो बुरी तरीके से पशुओं को परेशान करते हैं और जी। उनका दर्द देखा नहीं जाता, जैसे किल्ली ही आपने कहा। बिल्कुल। इसी तरह से कई और मक्खी, मच्छर और बहुत सारे कीड़े उनके ऊपर परेशान करते हैं। कैसे साधारण रूप से उपचार कर सकते हैं उसका? देखिए, जब परजीवी की बात करते हैं बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो किलनी होती है, बहुत सारे मतलब पशुओं को खून चूस लेती है। तो इसके लिए हम जो परजीवी नाशक दवाई है, आजकल मार्केट में बहुत सारी परजीवी नाशक दवाई उपलब्ध है, साइपरमेथ्रिन है, अल्ट्रामेथ्रिन है। तो ऐसी दवाई आप किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, पशु के शरीर के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। या आप खास तौर पर मैं किसान भाई को यह बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि उसको गोलियां भी खिला देते हैं, स्प्रे भी कर लेते हैं, इंजेक्शन भी करा लेते हैं, लेकिन किलनियाँ जाती नहीं। तो मैं किसान भाइयों को यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा कि जो परजीवी नाशक दवाई का आप स्प्रे कर रहे हैं, वो आप पशुओं के साथ साथ में जो बाड़ा है उसके जहाँ पर छेद है वहाँ पे भी ये सब स्प्रे करें, जिससे कि जो छेदों में छुपे हुए जो परजीवी है ये नष्ट हो जाएंगे और आपका जो बाड़ा है परजीवी से मुक्त हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपसे ले ली है, बहुत सारी जानकारी लेना बाकी है, लेकिन जो शेष जानकारी हैं ज़रूर अपने पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क में रहें हमारे किसान भाई, और वहाँ पर जहाँ जब कभी आपको लगे कि पशुओं में कोई बीमारी या किसी तरह की तकलीफ़ है तो ज़रूर खुद का वैद्य बनने से पहले ज़रूर वहाँ अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क कर लें। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। आगे जाएंगे किसान भाइयों, नमस्कार। नमस्कार।